अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट क्लास जो हमारी लास्ट लेक्चर हुआ है वो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको ब्रीफली बताया है कि व्हाट आर स्केलर्स क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी हमने वेक्टर्स की टाइप पढ़नी है, कितनी किस्म के वेक्टर्स होते हैं हमारे पास जो कि हमारे कोर्स में शामिल है और हमें उसकी टाइप्स पढ़ना लाजमी है। मैं तमाम तर टाइप्स को डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल, ताकि आपको ये टाइप समझ में आ सकें। और टाइप स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं रिकैप दे दूँ अगर, कि मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी वेक्टर के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है किसी भी वेक्टर के लिए हमें इन तीन चीज़ों की लाजमी ज़रूरत पड़ सकती है। मैग्नीट्यूड अगर मैं ग्राफिकली बात करूं और सिंबॉलिकली बात करूं, तो सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे हम किसी भी लेटर से, अल्फ़ाबेट से, और अल्फ़ाबेट के ऊपर हम एरो हेड का जो है साइन लगाते हैं विच रिप्रेजेंट कि ये एक वेक्टर है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा स्पीड और वेलोसिटी की, तो स्पीड मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को रिप्रेजेंट वी से किया जाता है, लेकिन जिस पे बार आता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, बिकॉज वेलोसिटी इज़ द वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। देयरफॉर स्पीड की जो सिंबल है, स्पीड की जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर हम कभी भी एरो हेड का निशान नहीं लगाते। लिहाजा ये आपको बताया मैंने रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैं ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुका हूँ टॉपिक। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इस तरह तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्टूडेंट्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस मॉड, और इसमें जो आंसर आएगा आपके पास वो सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, यूनिट आप ऑलरेडी वेल अवेयर है यूनिट से, ऐसा यूनिट भी होते हैं हमारे पास और ड्राइव यूनिट्स भी हमारे पास हैं। बेसिक यूनिट, ड्राइव यूनिट्स हैं, और उसमें आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स डिफरेंट आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, डायरेक्शन की ज़्यादा बात करेंगे। अगर आप ग्राफिकली बात करें तो ग्राफ में वेक्टर को फॉर एग्जांपल मैंने यूँ रिप्रेजेंट किया है अगर, तो जो एरो है वो इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन को, और जो लेंथ है, हम ये बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। ठीक है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द वेक्टर इन अ ग्राफ और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप किसी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली, तो जो लेंथ होगी वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड बता रही होगी और एरो आपको डायरेक्शन बता रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आ रहा हूँ टॉपिक की तरफ। ये थोड़ा सा रिकैप दिया आपको, तो कि वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा, लास्ट वीडियो नहीं देखी, वो यहाँ पर थोड़ा सा और इसको बारीकी से समझ सकें। मैं जाऊँगा अब स्टूडेंट्स वेक्टर की टाइप पे। सबसे पहली टाइप मैंने जो है मेंशन की है बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी, वो है नल वेक्टर। नल वेक्टर को स्टूडेंट जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अगर मैंने इतनी सारी बात यहाँ पे भी आपसे की कि मैग्नीट्यूड और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ बात हो रही है कि नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर विद अ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, आप आगे लिख भी सकते हैं, दैट इज जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। और मोस्टली नल वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ओ के ऊपर बार लगा हुआ है। यानी अगर मेरा एक वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर था, वो नल है और उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे कर देंगे। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो आप ऐसे कहेंगे सर 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये एक वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इसका x कंपोनेंट भी ज़ीरो है, y कंपोनेंट भी ज़ीरो है और z कंपोनेंट भी ज़ीरो है। अब बच्चे बात करेंगे कि सर ये i j k क्या है। ठीक है, तो i j k क्या होता है, हम कब यूज़ करते हैं और वेक्टर फॉर्म में i j k क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये तमाम तर बातें मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आज ही की क्लास में आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाऊँगा। तो अभी मेरा जो मकसद है आपको बताने का वो सिर्फ ये है कि यूनिट नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, और ये हमारे पास कैसे आ सकता है, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वल वेक्टर्स। अगर मैं दो इक्वल वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, दो फोर्स हैं, इस पेन पे फोर्स, इस मार्कर पे फोर्स लग रही है, यहाँ पर भी फोर्स लग रही है, यहाँ पर भी फोर्स लग रही है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है।
लिहाजा इसका अगर वेक्टर इस वेक्टर से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा या ऐड भी कर देंगे, चूँकि डायरेक्शन उनकी डिफरेंट है, तो आप पास जो आंसर आएगा आप कहेंगे सर इस पर रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही है, यानी इसका ओवरऑल जो वेक्टर है वो 0 कहलाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास नल वेक्टर कैसे आ सकता है, बाय सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वल वेक्टर्स। दो इक्वल वेक्टर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास नल वेक्टर आ सकता है, और नल वेक्टर वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा ग्राफ के अंदर। तो स्टूडेंट ये देखें, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन की बात की थी आपसे। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो ये हमारा ओरिजिन होता है। नल वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, तो नल वेक्टर, एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें मैंने आपसे कहा अगर मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो ये जो लेंथ है इसकी, ये बताएगी मुझे मैग्नीट्यूड, कितना अमाउंट है वेक्टर का। अब आप कहें सर नल वेक्टर में तो अमाउंट ही 0 होता है, इसका मतलब इस वेक्टर की कोई लेंथ नहीं होगी, ये जस्ट एक आर्बिट्रेटरी एक पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पर, मैंने कहा ये नल वेक्टर है। बिकॉज नल वेक्टर है 0 मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। लिहाजा इसका मतलब है इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कोई लेंथ नहीं बनेगी वेक्टर की, बिकॉज लेंथ ऑफ द वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इफ़ द मैग्नीट्यूड इज 0 देन द लेंथ इज़ नो मोर, ठीक है, लेंथ वहाँ नहीं होगी, ओनली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फाइनली डॉट से। ये हमारे पास था टोटली नल वेक्टर के बारे में डिस्कशन की हमने यहाँ पर। अब मैं चलता हूँ, सेकेंड टाइप है फ्री वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर कराने के बाद आपको बताएंगे फ्री वेक्टर किसे कहते हैं। फ्री वेक्टर स्टूडेंट्स हर वो वेक्टर होता है जिसे हम उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, और डिस्प्लेस करने के बाद कहीं भी कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर कहीं भी उसे प्लेस कर दें, बट पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है हमने, पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन आप कहीं भी लेके जाके उसे प्लेस कर देंगे तो वो फ्री वेक्टर कहलाएगा। मैं इसकी भी एग्जांपल आपको दूं यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स डेफिनेशन में लिखा है पहले कि अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन, ऐसा वेक्टर जो कहीं भी एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकें हम उसको, लेकिन डिस्प्लेस करने के बाद उसकी डायरेक्शन में आपने चेंजिंग नहीं लानी है। यानी अगर आप मैं यहाँ बनाऊँ आपके सामने देखें, मेरे पास एक वेक्टर बना हुआ है वेक्टर ए, वो वेक्टर ए मेरे पास ये रहा। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे वेक्टर ए को फ्री वेक्टर बनाना है, यानी इसको मैंने फ्री करना है, तो फ्री का मतलब है कि मैं इसको पोजीशन से उठाकर डिस्प्लेस करूँगा, और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेस करने में आप देखें ये ब्लू कैप इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूँगा तो मैं इसे यहाँ पे जाके प्लेस करूँ, मैं यहाँ जाके प्लेस करूँ, मैं यहाँ जाके प्लेस करूँ, मैं कहीं भी जाके प्लेस करूँ, लेकिन पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन। अगर मैंने इसको डिस्प्लेस करने के बाद इसकी डायरेक्शन अगर मैंने चेंज कर दी तो इट्स नॉट अ फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब होता है कि आप इस वेक्टर को उठाएं, देखिए मैं ब्लैक मार्कर से बनाऊंगा यहाँ पे वेक्टर, फ्री वेक्टर ए वेक्टर को उठाया मैंने और मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, तो आपने देखा कि सर आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। फिर मैंने इसको यहाँ से उठाया, ए को मैंने यहाँ रख दिया, मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया। तो आप कहेंगे सर ये सारे के सारे पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल, आप मिला के देख लें। जो आप इनको यूँ मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में आप देखें ये और ये इक्वल इन लेंथ भी होंगे, लेंथ भी बराबर होनी चाहिए। अगर मैं इस वक्त बोर्ड पे काम कर रहा हूँ तो आपको शायद लग रहा होगा ये बहुत बड़ा है और ये मैंने छोटा कर दिया, ऐसा नहीं है। दोनों की लेंथ, सब जितने मैंने बनाए फ्री वेक्टर सब की लेंथ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। बस हमने क्या करना है, उसे डिस्प्लेस करना है उसकी ओरिजिनल पोजीशन से। अगर हम वेक्टर को डिस्प्लेस करके कहीं भी प्लेस कर दें, ख्याल इस बात का रखना है कि उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करने के बाद मैं इसको यूँ ले आऊँ और कहूँ ये मेरा ए है जो ये बनाया है, तो आप कहेंगे दिस इज़ नॉट अ फ्री वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, ये इसका फ्री वेक्टर नहीं है, क्योंकि आपने शायद लेंथ तो उतनी रख ली हो लेकिन आपने डायरेक्शन चेंज कर दी है। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, ये आपस में इंसिडेंट लाइन है, ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, या इंसिडेंट कर रही हैं आपस में, ये पैरेलल लाइन नहीं है। लेकिन अगर आप इनको देखो, या ए के हिसाब से आप इसको देखें, ए के हिसाब से आप इसको देखें और ए के हिसाब से आप इसको देखें, ये सब की सब पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइन का मतलब है कि इनकी सेम डायरेक्शन है, इसमें हमने डायरेक्शन चेंज नहीं की है। तो स्टूडेंट आज इस क्लास के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि फ्री वेक्टर किसे कहते हैं। हम अपने कोर्स के दौरान जब भी किसी वेक्टर को फ्री बनाएंगे या फ्री करेंगे या लिखेंगे कि ये वेक्टर को हमने फ्री करके हम इसको यहाँ ले गए, तो आपने ज़रूर ये बात नोट करनी है कि हम उस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज
नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी किसी वेक्टर को फ्री बनाएंगे हम उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक वेक्टर है यहाँ पर वेक्टर बी, ये मैंने वाई एक्स के लॉन्ग बनाया है। मैं आपसे कहता हूँ इस बी वेक्टर को फ्री बनाएं, तो इसको फ्री बना के मैं कहता हूँ आप यहाँ ले आएँ। तो आप इस वेक्टर को उठाकर बी को उठाकर आप यहाँ ले आएंगे, ये रहा। तो आपने देखा बच्चों कि मैंने इस बी की डायरेक्शन चेंज नहीं की, ये लाइन और ये वेक्टर, मैं इसको बी डैश कर देता हूँ। बी और बी डैश दोनों वेक्टर आप देखें दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि पैरेलल टू इटसेल्फ होना चाहिए। किसी भी वेक्टर को अगर आप फ्री बना रहे हैं तो वो पैरेलल टू इटसेल्फ होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अब चाहे आप उसे किसी पॉइंट पे भी अप्लाई कर दें, एंड अप्लाइड टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। यहाँ मैंने आपको दो एग्जांपल दी हैं, ठीक है, जिसमें ए के मैंने बहुत सारे फ्री वेक्टर बनाए हैं, जबकि बी का मैंने एक फ्री वेक्टर बनाया है। और ये वाला फ्री वेक्टर नहीं कहलाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपने वेक्टर्स के पैरेलल नहीं है, जबकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, लिहाजा वो जो ऊपर मेंशन किया है मैंने, ये आपका फ्री वेक्टर नहीं कहलाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे होपफुली आपके नल वेक्टर और फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि एक ऐसा वेक्टर जो कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए फ्रॉम ओरिजिन, उसको कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 डायमेंशन भी बनाऊंगा आपके सामने, 3 डायमेंशन ही बनाऊंगा। 3 डायमेंशन मीन एक्स वाई एंड जेड, एंड 2 डायमेंशन मीन अगर मैं सिर्फ एक्स वाई के प्लेन पे बनाऊँ। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एंड वाई, और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाएं इस पॉइंट को, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताएं। तो ये पॉइंट एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर है, आपके सामने एक प्लेन है एक्स वाई, और 2D प्लेन के ऊपर ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट तक आपने पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो अ वेक्टर विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन, किसकी पोजीशन, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से, ओरिजिन होता है 0,0, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की तरफ इंडिकेट करने वाला वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसे इस्तेमाल किया जाए एक पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम ओरिजिन, इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। अब आप इसको कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल में मैं बोलूँगा कि इस पोजीशन वेक्टर को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर के ऊपर चूंकि हम बार का निशान लगाते हैं इसलिए मैंने आर बार लिखा है। आर इज़ द पोजीशन वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर मेरे पास है, आर के ऊपर आप बार लगाएंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग पोजीशन वेक्टर, जिसको आप पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, और ये 2 डायमेंशनल है। अगर मैं कहूँ ये 2 डायमेंशनल है और आपने इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा। इस पॉइंट के लिए मुझे x में कुछ मूव करना पड़ेगा और y में कुछ मूव करना पड़ेगा ऊपर। तो मैं यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन में बनाऊँ कि मैंने x के लिए यहाँ पर a मूव किया है, कॉमा y के लिए मैंने मूव किया है b, यहाँ में a आया, यहाँ में b आया, तो a, b मैं इस पॉइंट तक पहुँच गया। अब अगर आपसे पूछा जाए बताएं पोजीशन वेक्टर जो इंडिकेट कर रहा है इस पॉइंट की तरफ, वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर ये पोजीशन वेक्टर बराबर है AI प्लस BJ। मैंने आपसे कहा था कि I का कोफिशिएंट हमेशा x कंपोनेंट होता है, यानी x में हम कितना मूव हुए, x में हम कितना मूव हुए, हम a मूव हुए, लिहाजा a यहाँ पे आएगा और सिर्फ I आएगा। I इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे बताएंगे यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, वेयर J को अगर आप देखें तो y में कितना मूव किया है पॉइंट ने, y में मूव किया है b, तो हम लिखेंगे BJ, J इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ y एक्सिस। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन अ 2D प्लेन। 2D प्लेन के बारे में मैंने आपको ये बताया। अब मैं चलता हूँ 3D की तरफ कि अगर 3D आपके पास आ जाए तो स्टूडेंट 3D में आपके पास कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी कि आपके पास 3 एक्सिस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनके बीच में एक वेक्टर बनाना है तो आप ये वेक्टर तस्वीर करें कि ये मैंने वेक्टर बनाया है इस वक्त, और अभी ये वेक्टर प्लेन पे नहीं है, ये प्लेन से थोड़ा सा
बाहर की साइड पर है, यानी ये z एक्सिस में भी। कैसे पता चलेगा, आइए इसको ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ से गिराऊंगा परपेंडिकुलर, तो आपको पता ही चला कि ये परपेंडिकुलर प्लेन पे गिरा है, ठीक है। प्लेन पे गिरने के बाद इसका कुछ कंपोनेंट z में भी आएगा, कुछ कंपोनेंट x में आएगा और कुछ कंपोनेंट इसका y में आएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेक्टर है ये 3D वेक्टर है, क्योंकि इसका कुछ कंपोनेंट x के अंदर भी है, कुछ y के अंदर भी है और कुछ z के अंदर भी। लिहाजा आप इस पॉइंट को ये कह सकते हैं a, b, c। a चलाऊँ मैं x में, b चलाऊँ मैं y में एंड c चलाऊँ मैं z में, जो कि बाहर की साइड है, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड, ठीक है। a, b, c। फिर मैं कहूँ कि ये जो वेक्टर है मेरा, ये पोजीशन वेक्टर है, तो आप कहेंगे सर ये पोजीशन वेक्टर जो इस दफ़ा आपने लिया है r, ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। लिहाजा इसकी वैल्यू होगी ai प्लस bj प्लस ck, वेयर i, j, k आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने यहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया है। हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं और समअप करते हैं कि पोजीशन वेक्टर हमेशा इस्तेमाल किया जाता है किसी पॉइंट को, ये पॉइंट था जो कि 3 डायमेंशन के अंदर था, और 3 डायमेंशन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है वो होता है r इज इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck। और 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट को अगर आप प्लेन पे इंडिकेट कर रहे हैं तो उस इंडिकेट करने के लिए जो पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल होता है वो होता है r इज इक्वल टू ai प्लस bj। तो इस तरह स्टूडेंट हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा कि पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट को इंडिकेट कर सकता है कार्टेशियन प्लेन पे। और अब मैं जाऊंगा यूनिट वेक्टर की तरफ। आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है स्टूडेंट्स जो हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ठीक है। नाम में इसका आंसर है। अगर ये कहता है कि वो यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मतलब है, जिसका नल वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, यूनिटी का मतलब है 1 है। यहाँ मैं रिप्रेजेंट करूँगा कि अ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन, ये वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है लेकिन विद यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा और ये वो वेक्टर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेकंड पॉइंट नंबर 2 में, ये वो वेक्टर है विच ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स हमेशा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, उससे हम मैग्नीट्यूड नहीं निकालते, उसमें हमेशा मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, लेकिन जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है, ठीक है। और उसको निकालने का तरीका या फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे मेंशन है। किसी भी वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप इट इज़ डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए, वेक्टर होता है आई जे के की फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म आई जे के की फॉर्म में होती है, जबकि मैग्नीट्यूड जस्ट एक नंबर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर में आएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पे हमेशा कैप आपको नज़र आएगा। कैप का मतलब होता है कि हमेशा डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर ए वेक्टर है तो आप इसको यू के बजाय ए से भी, स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल ए कैप, एंड स्मॉल ए कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा और इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, अगर आप यूनिट वेक्टर को, गौर सुनिएगा, अगर आप यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये वेक्टर आपकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा और मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये कंप्लीट वेक्टर होगा ए। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, मेंशन करूँ कि ए एक यूनिट वेक्टर है, उसका फॉर्मूला था वेक्टर डिवाइड बाय पूरा, होल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमें सिर्फ क्या इंडिकेट करेगा, ये यूनिट वेक्टर है, लिहाजा ये हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी अगर मैं मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दूं यूनिट वेक्टर से, ठीक है, तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा, कंप्लीट वेक्टर आ जाएगा। और ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे आप तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर रह जाएगा, एंड यूनिट वेक्टर इज़ अ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इट मीन्स हमेशा किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा होगा, आपको डायरेक्शन बताएगा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। आइए यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि आई जे के बारे में बताया जाएगा आपको। बेसिकली आई जे के आर द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स।
What are rectangular unit vectors? Rectangular unit vectors are those unit vector which are perpendicular to each other. ऐसे unit vectors यानी ऐसी directions जो आपस में एक दूसरे के perpendicular हों उन्हें हम rectangular unit vectors कहते हैं. और I J K are the unit vectors. I J K are the rectangular unit vectors of x, y and z axis respectively. इसका मतलब ये है कि अगर आप x एक्सिस की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो आप i रिप्रेजेंट करें उसे. अगर आप y एक्सिस की डायरेक्शन कहते हैं तो j, और आप z एक्सिस की डायरेक्शन कहते हैं तो उसकी डायरेक्शन k से रिप्रेजेंट की जाती है. अगर मैं यहाँ पे तीनों एक्सिस बनाऊँ आपके सामने तो देखें स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने तीनों एक्सिस बनाए हैं. ठीक है, इसमें ये आपके पास जो बाहर की जाने आ रहा है ये आपके पास z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. अब आप मुझे बताएं कि x एक्सिस यहाँ से यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये चलता रहेगा. इसीलिए हमेशा हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा. एक बहुत बड़ा एक्सिस है x, y और z. और इत्तेफाक की बात, ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं. x और y के दरमियान 90 का एंगल है. ठीक है, यहाँ z और x के दरमियान 90 का एंगल है. यहाँ पर आप देखें z और y के दरमियान 90 का एंगल है. तीनों एक्सिस आपस में ऑर्थोगोनल हैं. तीनों एक्सिस आपस में रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं स्टूडेंट्स मुझे x एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे, आप हमेशा पूरा x एक्सिस बना के नहीं दिखाएंगे, आप कहेंगे सर x एक्सिस की डायरेक्शन ये रही, जस्ट दिस इज द डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय I कैप. ठीक है, इसी तरह डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस तो बहुत बड़ा है. ठीक है, y एक्सिस तो आप जितना उसको बड़ा करना चाहें y एक्सिस बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन y एक्सिस की डायरेक्शन एक ही रहेगी हमेशा. तो y एक्सिस की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं j कैप का. इट मीन्स j कैप इज द यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ओनली. इट मीन्स j रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. ठीक है, I represents the direction of x axis and similarly k is the unit vector. ठीक है, ये रहा वो k हमेशा किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, z एक्सिस की. k is the unit vector of z axis. it means k represent the direction of z axis. ठीक है स्टूडेंट, आज के बाद अगर कभी भी आपको i j k लिखा हुआ नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि i j k आर द यूनिट वेक्टर ऑफ x, y एंड z एक्सिस. अब मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल भी लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आए. एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट हम, a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k. और i j k पे आप लाजमी कैप बनाइएगा क्योंकि कैप का मतलब होता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ डायरेक्शन ओनली. ये वेक्टर देख के आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये वेक्टर 3 डायमेंशनल वेक्टर है, क्योंकि ये x एक्सिस में भी है, y में भी है, z में भी है. अब आप ये सीख चुके हैं कि ऐसा वेक्टर जिसमें i j k आ जाए वो तीनों एक्सिस में लाई कर रहा है, x में भी, y में भी, z में भी. और x एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड क्या है 2, y एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड 3 है और z एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड 5 है. ठीक है स्टूडेंट, अब आपको एक बात क्लियर समझ में आनी चाहिए. I रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना आगे जाना है, मैग्नीट्यूड 2. z एक्सिस की डायरेक्शन में आपने 3 जाना है, फिर y एक्सिस की डायरेक्शन में आपने 3 जाना है एंड देन z एक्सिस की डायरेक्शन में आपने 5 आउटसाइड फ्रॉम द बोर्ड आना है. तो यहाँ पर अगर मैं इस वेक्टर की बात करूँ कि ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है जो कि तीनों एक्सिस के अंदर है. इसी के बरक्स अगर मैं एक वेक्टर लिखूँ b इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये एक 2D वेक्टर है. ये ऐसा वेक्टर है जो सिर्फ x और y एक्सिस के अंदर है, इसका z कंपोनेंट नहीं है, इसका z कंपोनेंट 0 है, यानी ये z एक्सिस में लाए नहीं करता. तो अब स्टूडेंट आप समझ जाएंगे कि i j k सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है. अगर i और j कंपोनेंट मेरे वेक्टर में है तो मैं ये कहूँगा कि उनकी डायरेक्शन x और y एक्सिस के अंदर है. अगर i j k तीनों मेरे वेक्टर के अंदर शामिल हैं तो मैं कहूँगा कि मेरे वेक्टर की डायरेक्शन x, y, z तीनों एक्सिस में है. तो स्टूडेंट इस तरह हमने आज 4 टाइप्स यहाँ पर पढ़ी हैं, नल वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास में आपसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं. और इंशाल्लाह आपके साथ हम एडिशन ऑफ वेक्टर का भी रूल डिस्कस करेंगे कि 2 वेक्टर्स को 3 वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं. इजाज़त दें स्टूडेंट अगली क्लास तक के लिए. अल्लाह हाफ़िज़.